आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कल अपन ने प्रायिकता के उदाहरण 9 तक कर लिए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार। तो एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 2 होते हैं, चित्त या पट। 1 बार उछालते हैं जब, और 2 बार उछालते हैं जब, कुल संभावित परिणाम 4 आएंगे। कैसे? पहली बार उछाला जब चित्त और पट, चित्त एच चित्त और टी पट। ये हेड, ये टेल। हेड को चित्त कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। ये तो 1 बार उछालने के संभावित परिणाम है। अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो गुणा कर देंगे, फिर दूसरा सिक्के पर भी चित्त और पट। अब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो एक सिक्के को 2 बार उछालने के कुल संभावित परिणाम आ जाएंगे। तो कुल संभावित परिणाम बराबर देखिए क्या है, एच को एच से गुणा किया, एच एच, फिर इस एच को एच टी से किया, टी एच, फिर इस टी को एच से किया, एच टी। देखो फिर सुन लो, एच को एच से किया, एच एच, फिर एच को टी से किया तो पहले टी लिखा, फिर एच लिखा, गुणा में, फिर के बीच में गुणा का चिन्ह है। फिर टी को एच से किया तो पहले एच आएगा, फिर टी आएगा, एच टी गुणा का चिन्ह है। फिर टी को टी से किया तो टी आएगा। अब वो कह रहा है प्रश्न में कि कम से कम एक चित्त। देखो स्टूडेंट, कम से कम एक चित्त का मतलब क्या होता है? कम से कम एक चित्त का मतलब बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए, कम से कम एक चित्त का मतलब होता है एक से कम चित्त नहीं आए, चित्तों की संख्या 1 और 1 से अधिक हो। चित्तों की संख्या 1 और 1 से अधिक हो। कम से कम एक चित्त का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपके घर आया और आपने मुझे 4 रसगुल्ले रख दिए कटोरी में, और मैंने कहा नहीं भाई, मेरे तो आज अच्छा, मुझे रसगुल्ले नहीं खाने प्लीज। तो आप कहोगे सर कम से कम 1 रसगुल्ला तो खाइए, कम से कम 1 तो खाइए। अब आपका कहने का भाव क्या है कि कम से कम 1 तो खाइए, मतलब 1 भी खाइए और चारों भी खा सकते हो, मतलब 1 या 1 से अधिक। तो कम से कम एक चित्त का मतलब होता है चित्तों की संख्या 1 तो हो ही हो, मतलब रसगुल्ला आप 1 तो खाओ ही खाओ, 1 तो लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार चित्त कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब रसगुल्ला 1 तो खाओ ही खाओ, और 1 से ज्यादा भी खा सकते हो। 4 है इसमें तो चारों भी खा सकते हो। तो वही चीज है, कम से कम एक चित्त का मतलब होता है चित्तों की संख्या 1 या 1 से अधिक हो। तो यहाँ 1 से अधिक चित्त है चलेंगे, यहाँ 1 चित्त है, 1 चित्त है, यहाँ 1 भी चित्त नहीं है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ 0 चित्त है क्योंकि दोनों पट्ट है, दोनों पट्टों में 1 भी चित्त नहीं है। तो घटना के अनुकूल परिणाम हो गए आपके कितने? घटना के अनुकूल परिणाम हो गए स्टूडेंट्स कितने? बराबर 3 अनुकूल परिणाम है चित्त होने के। कम से कम एक चित्त का मतलब वो चित्तों की वो संख्या इन चारों में जिनमें 1 चित्त भी है और 1 से अधिक चित्त भी है, वो सब लेंगे। तो 1 चित्त है, 1 चित्त है, 1 से अधिक भी चित्त है, ये छोड़ दिया क्योंकि इसमें चित्त 1 भी नहीं है। और कम से कम एक चित्त का मतलब चित्त कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, और अधिक भी हो सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम 3। अब घटना की प्रायिकता, कम से कम एक चित्त की परिणाम प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक चित्त की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक चित्त का मतलब होता है बराबर आपका ऊपर आएगा घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, और नीचे आएगा आपका कुल संभावित परिणाम, घटना के कुल संभावित परिणाम, या कुल संभावित लिख दो या घटना के कुल संभावित परिणाम लिख दो, चलेगा। ये आ गया आपका घटना के कुल परिणाम 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? बराबर 4। 1 2 3 4, ये एक परिणाम माना जाएगा, तो 3/4 प्रायिकता आ गया।
अब देखिए स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल, अगला जो उदाहरण है वो है उदाहरण नंबर 11। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 है। स्टूडेंट्स ये जो 11वां उदाहरण है ये हमने उदाहरण नंबर 2 में कर लिया है। उदाहरण 2 और उदाहरण 11वां एक ही प्रश्न है, अलग अलग नहीं है। अब आइए स्टूडेंट्स 18 पॉइंट प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला। 18.1 प्रश्नावली का सवाल नंबर पहला, एक पासे को फेंकने पर, मैंने बताया एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम 6 होते हैं। कुल संभावित परिणाम 6 कौन कौन से होते हैं? 6 देखिए 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। आपको कह रहे हैं पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आना चाहिए, तो 4 से बड़े कितने अंक हैं? यहाँ 2 ही अंक हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम 2 होंगे, क्योंकि 4 से बड़ा अंक की प्रायिकता पूछी है। तो 4 जिसकी हमसे प्रायिकता पूछी जाती है वो हमारे लिए घटना होती है। जैसे 4 से बड़े अंक की प्रायिकता पूछी है तो 4 से बड़ा अंक जो है हमारे इन 6 संभावित परिणामों में घटना होगी। तो घटना क्या होगी? 4 से बड़ा अंक आना। 4 से बड़े कितने अंक हैं? 2 ही अंक हैं स्टूडेंट्स, 5 और 6, जिनकी गिनती 2 है। तो घटना के अनुकूल परिणाम 2 आए अपने। कौन कौन से? 5 और 6 बराबर कितने आए? 2। ये 2 परिणाम है। तो प्रायिकता P अंक 4 से बड़ा है, अंक 4 से बड़ा है। सूत्र में बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया। तो नीचे कुल संभावित परिणाम 6, ऊपर घटना के अनुकूल परिणाम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स अब है 18.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। क्या है? एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो अभी अभी बताया एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 4 होंगे। देखिए अभी अभी जो आपको 10वां उदाहरण करवाया, संभावित परिणाम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, जब एक बार उछालते हैं जब तो यह आता है चित्त और पट, गुणा दूसरी बार उछालेंगे तो फिर चित्त और पट। अब इन दोनों के गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होंगे वो ये होंगे, H को H से करेंगे HH, फिर H को T से करेंगे तो कॉम्बिनेशन बना TH, फिर यहाँ आ जाएगा आपका T को H से करेंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगा HT और यहाँ TT। ये 4 संभावित परिणाम हो गए आपके। अब वो कह रहा है हमसे प्रश्न में कि दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ दोनों बार पट्ट आया है, यहाँ पहली बार में चित्त, दूसरी बार में पट्ट, यहाँ पहली बार में पट्ट और दूसरी बार में चित्त, और यहाँ दोनों बार में चित्त। अतः दोनों बार चित्त का मतलब घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम। जब दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो दोनों बार चित्त आने का परिणाम एक ही है, पहली बार भी चित्त और दूसरी बार भी चित्त, मतलब दोनों बार चित्त आया है। बाकी किसी में भी दोनों बार चित्त नहीं आया है घटना के, क्योंकि पहली बार पट दूसरी बार चित्त, पहली बार चित्त दूसरी बार पट, पहली बार भी पट दूसरी बार भी पट। और हमसे प्रायिकता पूछी है पहली बार भी चित्त और दूसरी बार भी चित्त, मतलब दोनों बार चित्त की। तो घटना के अनुकूल परिणाम आगे अपने HH, ये एक ही परिणाम है बराबर है। अतः P क्या? दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता का मान होगा आपका, सूत्र लिख लेना, मैंने लिखा दिया। नीचे कुल संभावित परिणाम 4 और ऊपर घटना का अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता का मान आ गया 1/4।
देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में कितने संभावित परिणाम होंगे? कुल संभावित परिणाम 17 ही होंगे। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में संख्या 1 से 17 तक की आएगी, तो कुल संभावित परिणाम 17 हो गए स्टूडेंट्स। कुल संभावित परिणाम बराबर 17। देख लीजिए 17 हो गए हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब हमसे प्रायिकता किसकी पूछी है? इस प्रश्न में हमसे कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है तीसरा। तीसरे प्रश्न में प्रायिकता किसकी पूछी है? प्रायिकता पूछी है स्टूडेंट्स कि एक अभाज्य संख्या हो। देखो विषम संख्या लिख रहा हूं, पहले तो मैं सारी संख्या बता रहा हूं। विषम संख्या तो अपनी 1 से स्टार्ट होगी। 1 3 5 7 और 9 11 13 15 17, ये तो विषम है। और अगर हमसे सम संख्या पूछे स्टूडेंट्स, सम की प्रायिकता पूछे इसी सवाल में, मैं इसी सवाल में 3 सवाल बता रहा हूं। प्रश्न वाले ने तो अभाज्य का पूछा है, लेकिन मैं आपको विषम और सम का भी बता रहा हूं साथ साथ। विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो सॉरी सम संख्या की पूछे तो सम संख्या स्टार्ट होगी 2 4 6 8 10 12 14 और 16। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि लास्ट संख्या तो हमारे पास 17 है। अब है हमारे पास अभाज्य संख्या। अब किसकी संख्या? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। मैंने 3 सवाल बना दिए इसमें, जबकि प्रश्न वाले ने तो हमसे यही पूछा है जो मैं लिख रहा हूँ। ऊपर दोनों वाले नहीं पूछे, लेकिन प्रश्न पत्र में इन दोनों को भी पूछ सकता है। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? देखिए एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल और केवल 2 होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। जैसे 2 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 2, और कोई गुणनखंड नहीं होगा, 2 ही गुणनखंड होते हैं। 3 अभाज्य है तो 3 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे। हर अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, और भाज्य संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे। 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए 6 के गुणनखंड है 1 गुणा 6, 2 गुणा 3। अब कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4, 1 2 3 6। ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है 2 से अधिक। लेकिन 1 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 1 का गुणनखंड 1 ही आता है। 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आएगा। तो ये अर्थात जो 1 के गुणनखंड है वो ना भाज्य की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं, ना अभाज्य की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, लेकिन विषम संख्या जरूर है। लेकिन कैसी संख्या है? विषम। अब अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है 2 से, सबसे छोटी और दुनिया में एकमात्र सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी वो सम नहीं, इन विषमों में से ही लिखी जाएगी। लेकिन सम संख्याओं में से अगर अभाज्य की बात करें तो दुनिया में जितनी भी सम संख्या है उनमें से अकेली 2 ही ऐसा अंक है सम संख्या का जो अभाज्य होता है, और ये एकमात्र सब अभाज्य संख्या है जो सबसे अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भी होती है। क्योंकि एक इससे छोटी 1 है जो न भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। तो 2 के बाद अगली अभाज्य 3 के बाद 5 7 के बाद 9 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 के गुणनखंड तो 2 से ज्यादा है। 9 पे गुणनखंड अभाज्य में तो उसी संख्या का भाग जाता है स्वयं का स्वयं में, लेकिन 9 में 1 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है। ठीक है, तो अर्थात अभाज्य संख्या में होती है जिनमें 1 और स्वयं का भाग जाए। यदि 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या अगर भाग जा रहा है तो फिर वो अभाज्य नहीं, वो भाज्य होगी।
तो 9 में 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, ठीक है। जबकि अभाज्य होती तो इसमें केवल 9 में 9 का और 1 का ही जाता, इसके अलावा नहीं जाता, बाकी 3 का और जाता है, तो ये भाज्य है, ठीक है। लेकिन विषम संख्या है, कैसी है? विषम। अभाज्य नहीं कह सकते 9 को हम। तो अगली संख्या भाज्य संख्या 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या 13, 13 के बाद सीधी अगली अभाज्य संख्या 17। ये है स्टूडेंट्स। अब इन तीनों की प्रायिकता हम निकलवा सकता है हमसे इस सवाल में। तो कुल संभावित परिणाम हमारे 17 होंगे। अगर हमसे विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो इसके अनुकूल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और सम की पूछे तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभाज्य संख्या की पूछे तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बता देता हूं अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्या जिनमें 1 का स्वयं का भाग जाए, जैसे 3 में 1 का या 3 का ही जाएगा, अभाज्य है। 5 7 ये सब में 7 में 7 का जाएगा, 1 का जाएगा। अब ऐसी संख्या हो जिसमें 1 का तो जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, अन्य किसी और का भी चला जाए, तो वो अभाज्य नहीं, वो भाज्य होगी। जैसे 6 ले लो, 6 में 1 का भाग भी जाता है, 6 का भी जाता है, इसके अतिरिक्त 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो ये भाज्य संख्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, तो विषम, सम और अभाज्य इन तीनों की प्रायिकता पूछी हमसे। अब हम सबसे पहले नंबर 1 विषम की प्रायिकता निकालते हैं। 17 संख्याओं में विषम संख्याओं की घटना की प्रायिकता, तो कुल संभावित परिणाम तो 17 संख्याओं में 17 ही होंगे, और विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इसी प्रकार दूसरे में हमसे किसकी प्रायिकता पूछे? सम संख्या की। किसकी? सम संख्या की प्रायिकता पूछे तो स्टूडेंट सम संख्या की प्रायिकता कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल संभावित परिणाम 17 और अनुकूल परिणाम 8 सम संख्या के। और तीसरे में हमसे अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछे तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता होगी, अपनी सूत्र लिख लेना स्टूडेंट्स, बार बार नहीं लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। इसके अनुकूल परिणाम 7 है और कुल संभावित परिणाम तो सबके लिए एक ही है, कितने? 17, की संख्या 17 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन प्रश्नों को कर लेना। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।